हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बीपीएससी टीआरई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो आज जो हम लोग अपने क्लास करने वाले हैं उसमें हम लोग टीआरई 1 के जो बॉयज़ सेक्शन का और गर्ल सेक्शन का जो क्वेश्चन हुआ था उसके कुछ कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। और इसको करने के बाद हम लोग टीआरई 2 टीआरई 3 का क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए और भी कुछ सेशन लेकर आऊँगा जिसमें आपको इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस विद डिटेल डिस्कशन मिलेंगे। यहाँ पर जो आपको टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 का क्वेश्चन कराया जा रहा है इसमें आपको डिटेल डिस्कशन देखने को नहीं मिलेगा, बट जो इसके बाद आपका जो सेशन चलेगा और वो जो क्लास प्रोवाइड कराया जाएगा उसमें आपको डिटेल डिस्कशन प्रोवाइड किया जाएगा। जो क्लास इसके बाद से मतलब प्रीवियस ईयर कंप्लीट होने के बाद से जो भी क्लास प्रोवाइड होगा उसमें आपको विद डिटेल डिस्कशन देखने को मिलेगा। और मेरा उम्मीद है कि उससे बाहर आपको आपके बीपीएससी टीआरई के क्वेश्चन में देखने को ना मिले। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। तो फ्रेंड्स, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज पूना पैक्ट का उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, रियासतों के साथ संघ का निर्माण या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें क्या आंसर होगा? तो इसमें जो आपका आंसर होने वाला है वो होगा दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ठीक है। और पूना पैक्ट किनके किनके बीच में हुआ था? तो ये किनके बीच में समझौता था पूना पैक्ट का? तो गांधी जी और जो आपके भीमराव अंबेडकर थे, भीमराव अंबेडकर, इन दोनों के बीच का समझौता था। ठीक है। किसके किसके बीच का था? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच का समझौता था ये। ठीक है। भीमराव अंबेडकर के बीच का ये पूना पैक्ट समझौता था। और ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को। कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है। ये 2 पॉइंट को आप लोग इसके साथ में याद रखेंगे। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो देखिए मेरे भाइयों, वो आपका जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आपके पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन? तो वो आपके हुआ था पटना में। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1934 में। कब हुआ था? तो 1934 में हुआ था। कब हुआ था? 1934 में हुआ था। और ये इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो अध्यक्षता कौन किए थे? तो नरेंद्र देव किए थे। अध्यक्षता कौन किए थे? तो अध्यक्षता इसके जो किए थे आचार्य नरेंद्र देव किए थे। आचार्य नरेंद्र देव। कौन अध्यक्षता किए थे इसका? तो आचार्य नरेंद्र देव ने इसका अध्यक्षता किया था। ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्षता इसके किए थे। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट, इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे? मतलब इनमें से कौन सा समाचार पत्र जो न्यू इंडिया है उससे संबंधित कौन था ये पूछ रहा है। ठीक है। मतलब कि न्यू इंडिया जो समाचार पत्र था उसके राइटर कौन है? सिंपल क्वेश्चन यही है। तो एनी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महात्मा गांधी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरे फ्रेंड्स, इसमें जो आपका आंसर होने वाला है क्या होने वाला है? आप ही लोग बता दीजिए क्या होगा। तो इसमें जो आपका न्यू इंडिया जो आपका समाचार पत्र है उससे जो आपके संबंधित है कौन है? तो आपकी एनी बेसेंट संबंधित है। कौन है? एनी बेसेंट से एक और चीज़ याद रखेंगे, एक और मैगजीन याद रखेंगे, वो था आपका कॉमनवेल भी एनी बेसेंट का ही मैगजीन है, पत्रिका है, ये भी याद रखेंगे। और एक न्यू इंडिया तो है ही, जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल, तो ये एनी बेसेंट का है। ठीक है। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल, एनी बेसेंट। महात्मा गांधी का आप लोग याद रखेंगे कि यंग इंडिया किसका है? यंग इंडिया है महात्मा गांधी का। ये भी आप लोग याद रखते हुए चलेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो स्वदेश बांधव समिति का गठन किसने किया था ये पूछा है यहाँ पे। तो स्वदेश बांधव समिति का गठन हुआ कब था? पहले ये याद रखिए आप लोग। तो ये हो गया है आपका 1905 में। स्वदेश बांधव समिति का गठन कब हुआ है? तो 1905 में हुआ है। स्वदेश बांधव समिति का गठन कब हुआ है? तो 1905। करने वाले इसके गठन किसने किया था? तो गठन जो मेरे फ्रेंड्स वो आपका किया था अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। किसने किया था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने किया था स्वदेश बांधव समिति का गठन। अश्विनी कुमार दत्त 1905 में किया है। ठीक है। इतनी बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ, चंपारण नील
आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? पूछा जा रहा है यहाँ पे कि चंपारण आंदोलन, चंपारण नील आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1917 में जो हुआ था चंपारण का नील आंदोलन, तो उसके दौरान जो थे महात्मा गांधी के साथ कौन कौन थे? तो महात्मा गांधी तो थे ही, ठीक है। तो महात्मा गांधी के साथ कौन कौन थे ये पूछ रहा है। तो महात्मा गांधी के साथ कौन कौन थे? महादेव देसाई थे, अब्दुल बारिक थे, नरहरि पारेख थे, उपयुक्त में से एक से अधिक थे, उपयुक्त में से कोई नहीं थे। तो मेरे फ्रेंड्स, आपको ये बात याद रखना है कि महात्मा गांधी के साथ बहुत कुछ शामिल थे। पहले तो आपके राजेंद्र प्रसाद भी इसमें शामिल थे। राजेंद्र प्रसाद भी याद रखेंगे किसमें शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे। मजरूल हक भी शामिल थे। मजरूल हक भी शामिल थे। महादेव देसाई भी शामिल थे। महादेव देसाई भी शामिल थे। ये सब याद रखेंगे, ठीक है। और साथ में ये भी याद रखेंगे कि महादेव देसाई तो इसमें शामिल थे ही आपके, अब्दुल बारिक भी शामिल थे इसमें, नरहरि पारेख भी शामिल थे, ठीक है। ठीक है, मतलब कि आपका जो आंसर होने वाला है यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक आपका आंसर होने वाला है। उपयुक्त में से एक से अधिक मतलब कि इसमें कौन कौन? महादेव देसाई भी थे, अब्दुल बारी भी थे, नरहरि पारेख भी थे, और साथ में राजेंद्र प्रसाद और मजरूल हक को भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो चंपारण नील आंदोलन में ये लोग शामिल थे आपके। चलिए फिर नेक्स्ट, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान निम्नलिखितों ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो वो कौन सा डेट था बता दीजिए। 15 अगस्त का दिन था, 25 अगस्त का दिन था, 5 अगस्त, या उपयुक्त में से एक से अधिक? कौन सा दिन था जिस दिन निम्नलिखितों ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था? ठीक है, तो वो कौन सा दिन था 1942 का? तो वो मेरे भाइयों आपका 15 अगस्त था तो नहीं था, 25 अगस्त था नहीं था, 5 अगस्त था नहीं था, तो मेरे भाई कौन सा दिन था? तो वो आपका था 11 अगस्त का दिन था। 11 अगस्त का वो दिन था जिस दिन निम्नलिखितों ने जो है आपका गोली चलाने का आदेश दे दिया था, 11 अगस्त का, जिसमें आपके 7 स्टूडेंट की मौत हो गई थी। 7 स्टूडेंट डाइड, ठीक है, 7 स्टूडेंट की मौत हो गई थी इस गोलीकांड में, जो थे 7 स्टूडेंट मारे गए थे, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट, किस वर्ष बिहार प्रांत किसान सभा का गठन किया गया था? बिहार प्रांत किसान सभा, याद रखने वाली बात है, बिहार प्रांत किसान सभा। तो बिहार प्रांत किसान सभा का स्थापना गठन कब किया गया? 1924, 1929, 1920, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो आपका इसका जो आंसर जो होने वाला है वो होगा मेरे भाई आपका क्या होगा बता दीजिए आप लोग। बिहार प्रांत किसान सभा 1929। बिहार प्रांत किसान सभा का कब हो गया है? तो 1929 में हो गया। बिहार प्रांत किसान सभा कब हो गया स्थापना? तो 1929। किसके द्वारा? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। सहजानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा हो गया है? तो आपका मेरे भाई वो हो गया स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा आपका बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ है, ठीक है, सरस्वती के द्वारा, ठीक है। और इनकी स्वामी सहजानंद की एक पत्रिका का नाम था, क्या था पत्रिका का नाम बता दीजिए आप लोग। पत्रिका का नाम था हुंकार। स्वामी सहजानंद की एक पत्रिका का नाम था हुंकार पत्रिका, ठीक है। पत्रिका का नाम क्या था? हुंकार। स्वामी सहजानंद की एक पत्रिका का नाम हुंकार, ये भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। 1929 में बिहार प्रांत किसान सभा का गठन हुआ है। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो देखिए, लंबी दाढ़ी रखने के कारण जो हुआ था आंदोलन या विद्रोह, वो कौन सा हुआ था ये बताना है आपको, ठीक है। तो वो आपका पागलपंथी विद्रोह था, बहावी आंदोलन था, फराजी आंदोलन था, उपयुक्त में से एक से अधिक था, उपयुक्त में से कोई नहीं था। तो आपका जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? तो आपका जो आंसर होगा, लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण जो आपका विद्रोह हो गया है वो आपका फराजी आंदोलन हो गया, फराजी आंदोलन हो गया। और इसके विद्रोह के नेतृत्व कौन किए थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह किए थे। हाजी शरीयतुल्लाह भी याद रखेंगे आप लोग। हाजी शरीयतुल्लाह ने फराजी आंदोलन का नेतृत्व किया है। और कहाँ से किया है? तो ये भाई मेरे बंगाल से किया है, बंगाल से किया है। कहाँ पे ये फराजी विद्रोह हुआ था? तो बंगाल से हुआ था, ठीक है ना। और कौन थे इसके? तो हाजी शरीयतुल्लाह थे इसके, ठीक है। इस बात को भी याद रखेंगे, फराजी आंदोलन हाजी शरीयतुल्लाह। और कहाँ से हुआ ये? तो ये बंगाल से हुआ है। इतने बात को आप लोग याद रखते हुए चलेंगे। तो देखिए, आज जो हम लोग सेशन कर रहे हैं ये आपके प्रीवियस ईयर का सेशन है, ठीक है। प्रीवियस ईयर जिसमें कि TRE 1 के बॉयज़ और गर्ल्स सेक्शन के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। और जो फिर नेक्स्ट जो होगा
टीआरई 2 और टीआरई 3 का क्वेश्चन कराया जाएगा। आज के सेशन में आपको डिटेल डिस्कशन नहीं कराया जा रहा है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आज के सेशन में आपको डिटेल डिस्कशन नहीं कराया जा रहा है, बट जो आपको प्रीवियस ईयर कंप्लीट होने के बाद जो भी सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा उसमें आपको तो पहली बात कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और साथ में उसका डिटेल डिस्कशन मिलेगा जो कि आपके बीपीएससी टीआरई के लिए बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उसमें आपको उस डिस्कशन से बाहर तो ना के बराबर ही, मतलब कि उससे बाहर तो आपको देखने को ना ही, मतलब कि उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। उससे बाहर किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को शासित करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? कानपुर षड्यंत्र मामला, मेरठ षड्यंत्र मामला, नासिक षड्यंत्र मामला या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो मेरे भाइयों, इसमें जो किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेज को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया, तो वो आपका 3 अंग्रेज जो थे वो मेरठ षड्यंत्र मामला के वजह से जो गिरफ्तार किए गए थे। 3 अंग्रेज कौन कौन थे? तो पहले देखिए, एक याद रखिएगा ब्रैडली, ब्रैडली, एक याद रखिए ब्रैडली, दूसरा याद रखिए फिलिप 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 स्प्रेट, फिलिप स्प्रेट याद रखिए, और तीसरा याद रखिए एलिसन, एलिसन। 3 याद रखिएगा, ब्रैडली, फिलिप स्प्रेट और एलिसन, ये 3 नाम आप लोग याद रखेंगे मेरे षड्यंत्र मामले में, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट, गंदा क्या मतलब कि ऊपर नहीं खोलना, मोड़ की चाहिए। बस हो गया। इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? फ्रेडरिक एंगल्स, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, उपयुक्त में से एक से अधिक? तो आपका जो इसमें आंसर होने वाला है वो मेरे फ्रेंड्स क्या होगा? कार्ल मार्क्स होगा, कार्ल मार्क्स, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट, इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक है? देखिए, एक चीज आप लोग याद रखेंगे, पुस्तक का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये सब चीज को आप लोग ध्यान से याद रखेंगे। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक, ठीक है। तो इसका लेखक कौन है? जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो, थॉमस हॉब्स या उपयुक्त में से एक से अधिक? बता दीजिए आप लोग क्या होगा। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक जो है आपके वो जीन जैक्स रूसो है। कौन है? जीन जैक्स रूसो। चलिए फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देश्य परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो वो कौन सा था? तो टिहरी बांध परियोजना, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन या उपयुक्त में से एक से अधिक? बता दीजिए आप लोग, बता दीजिए, बताइए बताइए। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो आपका टिहरी बांध आंदोलन भी हो जाएगा और साथ में नर्मदा बचाओ आंदोलन भी हो जाएगा। तो आंसर जो होने वाला है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक होने वाला है आंसर इसका, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। चिपको आंदोलन से तो आप लोगों को याद क्या क्या रख लेना है? एक सुंदरलाल बहुगुणा याद रख लेना है, और शामिल कौन कौन थे उसमें? सुदेशा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, तो इन लोगों का नाम आपको याद रखते हुए चलना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन आपका किससे संबंधित? तो मेधा पाटेकर से। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित? तो मेधा पाटेकर से। इतने बात को भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? अच्छा, तो इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से मूल कर्तव्य कौन सा है, ठीक है। बताइए। प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना, अपने बच्चे को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, देश की एकता एवं अखंडता को कायम, या उपयुक्त में से एक से अधिक? बता दीजिए क्या होगा। तो मेरे फ्रेंड्स, इसमें जो होगा आपका आंसर वो उपयुक्त में से एक से अधिक होने वाला है। क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए फिर नेक्स्ट, पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किसने लिखा था पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया? मोहम्मद अली जिन्ना, भीमराव रामजी अंबेडकर, मोहम्मद इकबाल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें जो आपका आंसर होने वाला है आप लोग बता दीजिए क्या होगा। तो इसमें जो आपका आंसर होने वाला है वो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने लिखा था। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने लिखा है। चलिए फिर नेक्स्ट,
आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? तो आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया है? 1798, 1801, 1707 या 1863? तो वो जो मिलाया गया है आपको, कब मिलाया गया है? तो वो मेरे दोस्तों वो आपका मिलाया गया 1801 में, 1801 में मिलाया गया। कब मिलाया गया? 1801 में मिलाया गया है आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट। सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ये सब वीवीआई है ये क्वेश्चन। सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया? नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी या नीलम संजीव रेड्डी ने? तो आपका स्टार्ट जो किए हैं मेरे दोस्तों वो आपके किए हैं अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो आपका सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया। किसने किया है सर्व शिक्षा अभियान शुरू? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया। कब शुरू किया? तो 2001 में। कब शुरू किए हैं? तो 2001 से शुरू है सर्व शिक्षा अभियान। कब से शुरू है? तो 2001 से शुरू है, अटल बिहारी वाजपेयी किए हैं शुरू। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो सिंपल सा याद रखना है, हमारा देश भारत कब आजाद हुआ है? तो 15 अगस्त 1947 को। एक साल बाद श्रीलंका आजाद हो गया। सिंपल तरीके से याद रखेंगे, 1947 को हमारा देश आजाद हुआ ना, तो बस एक साल के बाद श्रीलंका स्वतंत्र हो गया या आजाद हो गया। तो 1948 में हो गया है श्रीलंका। इस तरह से याद रखेंगे, ट्रिक से इजिली याद रहेगा। चलिए फिर नेक्स्ट। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? अच्छा, तो अन्नपूर्णा योजना जो है राशन कार्ड वो किसके लिए ये पूछ रहा है। तो गरीबी रेखा ऊपर वालों परिवार के लिए, गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार, वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हो, जो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड जो है वो है आपका वृद्ध व गरीब, मतलब बूढ़े और गरीब लोगों के लिए जो 65 वर्ष से अधिक के हैं। ठीक है, वृद्ध व गरीब लोगों के लिए जो 65 वर्ष से अधिक के हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि बताइए। यह भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रदत्त है। ठीक है, यह विचार विभक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। यह संसद की विधि के तहत लोगों के लिए उपलब्ध है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें जो आंसर होगा आपका ये क्या हो जाएगा बताइए? यह विचार विभक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? तो हिमालयन यू जो है वो एक औषधि पौधा है, तो वो कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड तथा मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा असम, हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हिमालयन यू जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपके हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में। हिमालयन यू कहाँ पाया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। समुद्र पार भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? ठीक है, तो किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया समुद्र पारी भारतीय नागरिकता अधिनियम? तो वो जो आपका पारित किया गया था वो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पारित किया गया था। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जाता है? सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास, साक्षरता एवं शिक्षा विकास, संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें क्या होगा बता दीजिए आप लोग, क्या होने वाला है इसका आंसर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए फिर नेक्स्ट। भारत की केंद्र सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत की केंद्र सरकार का पंचायती राज मंत्रालय, जो पंचायती राज मंत्रालय है वो किस वर्ष निर्मित हुआ है? 2004, 2005-06, 2002-03 या उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो वो कब बना है, निर्मित कब हुआ है, तो इसको बता दीजिए। की केंद्र सरकार का पंचायती राज मंत्रालय जो बना है वो बना है 2004 में बना है। कब बना है, 2004 में बना है। कब बना है, तो भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय जो बना है वो आपका 2004 में बना है। ठीक है, 2004 में बना है। नेक्स्ट, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है। मीथेन का मुख्य स्रोत, मीथेन मीथेन मीथेन, याद रखेंगे क्या, मीथेन। तो गन्ने का खेत, धान का खेत, गेहूं का खेत, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बता दीजिए क्या होगा मीथेन का मुख्य स्रोत, इनमें से कौन सा है, बताइए आप लोग। तो मीथेन का मुख्य स्रोत मेरे भाई वो आपका हो जाएगा धान का खेत। धान का खेत हो जाएगा मीथेन का मुख्य स्रोत। और भी मीथेन के स्रोत को आप लोग याद रखेंगे, और भी स्रोत को याद रखेंगे, क्या क्या है। चौपायों, चौपायों का मतलब समझ रहे हैं ना, चार पैर वाला जो जानवर होता है, गाय बैल भैंस ये सब जो होता है, तो वो सबको चौपाया कहा जाता है, चौपाया जानवर। ठीक है, तो चौपायों के मुंह से भी आपका मीथेन गैस निकलता है, चौपायों के मुंह से भी मीथेन गैस निकलता है। सेकेंड नंबर आपका गोबर से भी मीथेन गैस निकलता है, गोबर से भी मीथेन गैस निकलता है। और थर्ड बात आप लोग याद रखेंगे, आर्द्र भूमि स्थल से भी मीथेन गैस निकलता है, आर्द्र भूमि स्थल से भी मीथेन गैस निकलता है, आर्द्र भूमि स्थल से भी मीथेन गैस निकलता है। और धान का खेत से भी मीथेन गैस निकलता है, इतने बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट, वायुमंडल किस परत का तापमान सबसे कम होता है, मतलब कि सबसे कम तापमान किस परत का होता है वायुमंडल का। ठीक है, तो सबसे कम तापमान जो होगा क्षोभ मंडल का, मध्य मंडल, समताप मंडल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे लो टेम्परेचर जो होगा, सबसे कम तापमान जो होगा वो आपके मध्य मंडल का होगा, मध्य मंडल का होगा। और कितना होगा मध्य मंडल का, तो -100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहता है। कितना रहता है, -100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहता है मध्य मंडल का। और इसी में जो है आपके उल्का पिंड मतलब मेट्रॉइड्स जलते हैं इसी मध्य मंडल में, मेट्रॉइड्स इसी उल्का पिंड, मेट्रॉइड्स को उल्का पिंड कहा जाता है, वो मध्य मंडल में जलते हैं। ठीक है, मध्य मंडल में जलते हैं, मेट्रॉइड्स जलते हैं। कहाँ जलते हैं, तो मध्य मंडल में मेट्रॉइड्स जलते हैं, इस बात को याद रखेंगे। क्षोभ मंडल में क्या होता है, ये सबसे फर्स्ट परत है, सबसे निचली परत, सबसे निचली परत है ये, सबसे वायुमंडल का सबसे निचली परत है यही वाला क्षोभ मंडल, वायुमंडल का सबसे निचली परत है यही। और इस परत में सभी जो है ना मौसमी घटना इसी में होता है, सभी मौसमी घटना जैसे कि बादल, वर्षा, सभी मौसमी घटना इसी में घटती है, सभी मौसमी घटना इसी में होता है, इसी में होता है। सभी मौसमी घटना जो होता है मेरे भाइयों वो आपका क्षोभ मंडल में ही होता है, सभी मौसमी घटना इसी में होता है, इसी में मतलब कि क्षोभ मंडल में होता है सभी मौसमी घटना। चलिए फिर नेक्स्ट, क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। तो क्रमिक पोषण स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता की वृद्धि को कहा जाता है जैव आवर्धन, जैव संचय, सुपोषण या इनमें से कोई नहीं। तो वो जो कहा जाता है आपका, वो कहा जाता है, क्या कहा जाता है बता दीजिए आप लोग। तो वो कहा जाता है जैव आवर्धन कहा जाता है, जैव आवर्धन। ठीक है, जैव आवर्धन। सुपोषण क्या होता है, सुपोषण जब नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है उसे सुपोषण कहा जाता है। नाइट्रोजन प्लस फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है उसे ही सुपोषण कहा जाता है। जब नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है उसे ही सुपोषण कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क तारंबी अनुक्रम में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता या करती है, मनुष्य, जड़ी बूटी, लाइकेन या उपयुक्त में से एक से अधिक। बता दीजिए आप लोग क्या होगा इसमें, बताइए क्या होगा। तो इसमें जो होगा आपका लाइकेन होने वाला है, क्या होगा, लाइकेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है। तो रामसर सम्मेलन जो होता है मेरे भाइयों वो किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है, आर्द्र भूमि, वन, शुष्क भूमि, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो जो जुड़ा हुआ है बता दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बता दीजिए। तो वो जो जुड़ा हुआ है वो आर्द्र भूमि के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। और रामसर जो है एक कहाँ का जगह है, तो आप लोग बताइएगा। तो ईरान का एक जगह है रामसर, ईरान का एक जगह का नाम है, ईरान का एक जगह है रामसर।
ईरान का एक जगह का नाम है रामसर। और रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से है? तो आर्द्र भूमि के, मतलब कि वेटलैंड के संरक्षण से है। वेटलैंड के संरक्षण से है रामसर सम्मेलन का संबंध, ठीक है। और ईरान का एक जगह है रामसर, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ। श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? ठीक है, श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? मरुखीत, लवणोखीत, जलोखीत, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किसमें पाए जाते हैं श्वसन मूल? तो श्वसन मूल जो आपके पाए जाएंगे वो पाए जाएंगे किसमें, बता दीजिए आप लोग। वो जो पाए जाएंगे वो लवणोखीत में पाए जाएंगे। लवणोखीत में पाए जाते हैं श्वसन मूल। अच्छा, यहाँ पे ये भी दिया है आपका, क्या दिया हुआ है? मरुखीत, लवणोखीत, जलोखीत या उपयुक्त में से एक से अधिक। अच्छा, यहाँ पे ये भी दिया हुआ है ना। तो इसका जो आपका आंसर जाएगा वो मरुखीत, लवणोखीत, जलोखीत। नहीं नहीं, ये ठीक है, लवणोखीत ही होगा इसका आंसर। क्या होगा? तो आपका लवणोखीत ही इसका आंसर होगा। लवणोखीत ही होगा, हाँ लवणोखीत। चलिए फिर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थाने इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? तो इन सीटू में कौन सा, इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल कौन सा नहीं है? बताइए आप लोग, कौन सा शामिल नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो शामिल नहीं है स्वस्थानीय या इन सीटू संरक्षण के अधीन, वो है वनस्पति उद्यान, ठीक है। क्या है? वनस्पति उद्यान शामिल नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट। पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? लिंडमैन, क्लीमेंट्स, ऑडम या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह का मॉडल जो दिया गया है वो दिया गया है मेरे भाइयों, वो दिया गया है आपके वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह का मॉडल, वो दिया गया है ऑडम के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? ऑडम के द्वारा। वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह का मॉडल आपके ऑडम के द्वारा दिया गया है। इतने बात को आप लोग याद में रखेंगे। नेक्स्ट की तरफ चलें। एशो प्रदूषण सूचित होता है मैंग्रोव द्वारा, लाइकेन द्वारा, आर्किड द्वारा या शैवाल द्वारा। तो SO2 का जो प्रदूषण होता है वो सूचित होता है किसके द्वारा? तो मेरे दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग बता दीजिए क्या होने वाला है इसका आंसर। तो SO2 प्रदूषण जो सूचित होगा वो लाइकेन के द्वारा होगा। किसके द्वारा? लाइकेन के द्वारा सूचित होता है। नेक्स्ट। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सलीम अली जो पक्षी अभ्यारण्य है न तो मध्य प्रदेश में है, न पश्चिम बंगाल, न उत्तर प्रदेश। तो है कहाँ ये? तो ये है स्थित आपका गोवा में है। कहाँ है सलीम अली? तो ये गोवा में आपका स्थित है। कहाँ है सलीम अली आपका? तो गोवा में स्थित है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपका गोवा में स्थित है। नेक्स्ट। IUCN मुख्यालय कहाँ है? IUCN का मुख्यालय कहाँ है बता दीजिए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इस बात को याद आप लोग कर लेंगे या लिख लेंगे। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN का फुल फॉर्म, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड या एक से अधिक। तो मुख्यालय जो है वो आप लोग बता दीजिए कहाँ है मुख्यालय IUCN का। तो मुख्यालय जो है आपका वो है स्विट्जरलैंड में। कहाँ है IUCN का मुख्यालय? तो स्विट्जरलैंड में है मुख्यालय IUCN का। चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ। पोषी स्तर पर दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? मतलब कहने का मतलब है कि जब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जो ऊर्जा ट्रांसफर होता है तो वो कितना % जो है अवशोषित करता है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? तो कितना % ऊर्जा अवशोषित होता है ये पूछ रहा है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पे कितना ऊर्जा ट्रांसफर होता है। सिंपल सा बात है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाता है तो कितना % ऊर्जा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। 10%, 15%, 5% या 90%। तो देखिए इसका जो आंसर जो होगा वो
10% ही ट्रांसफर होता है आपका एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पे, और जो 90% जो है वो इन्वायरमेंट में लॉस हो जाता है। ठीक है, जब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ट्रांसफर होता है तो मात्र और मात्र ओनली एंड ओनली 10% ट्रांसफर होता है। ठीक है, इतना बात को आप लोग याद रखेंगे। और जो 90% जो है वो इन्वायरमेंट में लॉस हो जाता है। 90% क्या होता है, इन्वायरमेंट में लॉस हो जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? SO2, ओजोन, पान, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है इनमें से? तो मेरे भाइयों इनमें से तो सारा ही आपका द्वितीयक प्रदूषक है, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, एक से अधिक आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक से अधिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर इसका, एक से अधिक। ठीक है, और आप लोग एक चीज याद ये भी रखते हुए चलेंगे कि द्वितीयक प्रदूषक के आप लोग नाम याद रख लेंगे। तो पहले तो आप लोग एक ही नाम याद रख लीजिए द्वितीयक प्रदूषक में, एक बार सल्फर ट्राईऑक्साइड भी याद रखिए आप लोग। द्वितीयक प्रदूषक में सल्फर ट्राईऑक्साइड याद रख लीजिए। ओजोन याद रख लीजिए, ओजोन। पान तो है, PBN भी याद रख लीजिए आप लोग। परऑक्सी बेंजोइल नाइट्रेट, परऑक्सी बेंजोइल परऑक्सी बेंजोइल नाइट्रेट, PER, परऑक्सी बेंजोइल नाइट्रेट, परऑक्सी बेंजोइल नाइट्रेट, इतना याद रख लिए। PBN। उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी याद रख लीजिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी याद रख लीजिए। ठीक है, और पैन और PBN भी याद रख लीजिए। ठीक है, और SO2 को भी आप लोग याद रख लेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया था। अच्छा, अभी बताएं ना आप लोगों को कि 10% ही। देखिए, जब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जो ऊर्जा जो ट्रांसफर होता है वो ओनली एंड ओनली 10% होता है। तो ऊर्जा प्रवाह का 10% का जो नियम दिया था वो कौन दिया था, ये पूछा है यहाँ पे। तो ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम जो दिए थे वो लिंडमैन साहब दिए थे। कौन दिए थे, लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, तो लिंडमैन के द्वारा गया था। और 90% जो ऊर्जा होता है वो क्या होता है, इन्वायरमेंट में लॉस हो जाता है। मतलब कि एक पोषी स्तर से जो दूसरे पोषी स्तर में जो ऊर्जा ट्रांसफर होगा वो मात्र 10% ट्रांसफर होगा, और 90% जो ऊर्जा होता है वो इन्वायरमेंट में लॉस हो जाता है। इतना याद रखेंगे आप लोग। 90% इन्वायरमेंट में लॉस होगा, और एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में मात्र 10%, मतलब कि 10% ही ऊर्जा ट्रांसफर या स्थानांतरण होता है। ठीक है, और 10% ऊर्जा का नियम कौन दिया था, तो वो लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम कौन दिए हैं, तो लिंडमैन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट। भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो पहली बात तो आप लोग याद रखेंगे, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन को सदाबहार वन भी कहा जाता है। सदाबहार वन, सदाबहार वन भी कहते हैं, वन भी कहते हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन को जो है सदाबहार वन भी कहा जाता है। और ये पाया कहाँ जाता है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन? हिमाचल प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में, या एक से अधिक में? तो ये मेरे दोस्तों ये पाया जाता है आपके, बताइए आप लोग कहाँ पाया जाता है? पाया जाता है ये केरल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो केरल में पाया जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, सलीम अली, देखिए ये 2 बार आ गया। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, तो सिंपल सा इसका आंसर है आपका गोवा। दे दीजिए इसका आंसर। सलीम अली पक्षी में ये 2 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा गोवा। नेक्स्ट, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? वाह, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बिहार का वो कौन जनजाति था जो कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया? तो सन्यासी, उरांव, संथाल या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो कांग्रेस के गया अधिवेशन में जो भाग लिया है वो बिहार का उरांव जनजाति ने लिया था। किसने लिया था? बिहार का उरांव जनजाति भाग लिया है कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया आप लोगों का। चलिए फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक चीज आप लोग ध्यान में रखें कि नहीं बार बार पूछ लिया जाता है कि सही सुमेलित नहीं है, और स्टूडेंट क्या करता है, नहीं को ध्यान से देखता ही नहीं है, और जो वाला मार के आ जाता है कि नहीं को वो ध्यान से देखा नहीं, मार के आ जाएगा वहां आंसर दूसरा, बस वो बाद में आपका गलत हो जाता है। तो नहीं को ध्यान में रखना है। यहाँ क्या पूछा है, निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं वाले को आपको ध्यान में रखना है। तो इंडियन स्पेक्टेटर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एडवोकेट ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। यंग इंडिया, गांधी जी।
एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। नहीं पूछा है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे सही सुमेलित कौन सा नहीं है आप ही लोग बता दीजिए। नहीं पूछा है, सही सुमेलित पूछता तब तो हम लगा देते यंग इंडिया महात्मा गांधी, सही सुमेलित में ये है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित कौन सा है, नहीं है। तो देखिए इंडियन स्पेक्टेटर तो आपके पहली बात की ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसको लिखे नहीं है, तो इंडियन स्पेक्टेटर कौन लिख दिए हैं, तो बहराम जी लिखे हैं। कौन लिखा है इंडियन स्पेक्टेटर, तो बहराम जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं, बहराम जी। ठीक है, तो पहली बात तो ये आपका सही है। ठीक है, मतलब सुमेलित कौन सा नहीं है सही, तो फर्स्ट वाला सही सुमेलित नहीं है। दूसरा एडवोकेट ऑफ इंडिया, तो एडवोकेट ऑफ इंडिया आपके दादा भाई नौरोजी नहीं लिखे, तो ये भी सही सुमेलित नहीं है। तो एडवोकेट ऑफ इंडिया लिखा कौन है, तो एडवोकेट ऑफ इंडिया आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी लिखा। तो आपका सही आंसर होने वाला है यहाँ पे एक से अधिक। चलिए फिर नेक्स्ट पुस्तक द ब्यूटीफुल प्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी, गांधी, धर्मपाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, या तिलक ने, बता दीजिए आप लोग। टीआरई 1 का सारा क्वेश्चन है, बॉयज और गर्ल्स सेक्शन का मिला जुला क्वेश्चन है, तो बताइए इसमें क्या आंसर होगा। ये तो बॉयज सेक्शन का क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा बता दीजिए आप लोग। इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है धर्मपाल। धर्मपाल क्या होगा, धर्मपाल। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। नागरिकों के न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता, व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता एवं अखंडता, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर आपका होगा वो होगा क्या होगा, बता दीजिए। प्रस्तावना में बंधुत्व जो किसको आश्वासित करता है, तो देखिए यहाँ जो आंसर होगा सिर्फ देश की एकता और अखंडता से नहीं होगा मेरे भाई। यहाँ पे आंसर आपका होने वाला है एक से अधिक। एक से अधिक आंसर होगा, क्या हो गया, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर लेके आप लोग चलेंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ। इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। ठीक है, भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। एनवी रमना, दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये जो कहने वाले थे वो थे आपके, कौन थे, एनवी रमना थे। एनवी रमना थे, एनवी रमना ये बात को कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था। निर्वनीकरण का मतलब जानते हैं, मतलब कि जंगल को काटना, इसका मतलब होता है निर्वनीकरण। ठीक ना, मतलब कि जंगल को, पेड़ पौधा को काटना। ठीक है, तो मुख्य कारण उसका क्या था, ब्रिटिश शासन के दौरान जंगल को क्यों काटा जा रहा था ये पूछ रहा है। तो विस्तृत खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। ठीक है, रेलवे के मार्गों पर तख्तों स्लीपर की मांग को पूरा करने तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। ठीक है, ठीक है, उसके बाद दिया है नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना, या एक से अधिक। तो इसका जो आंसर होगा, तो देखिए इसमें जो है ना पहले तो कंफ्यूजन था, जब ये प्रोविजनल आंसर किया था तो ये एक से अधिक मान लिया गया था, बट जब फाइनल आंसर किया आया ना तो उसमें जो है माना गया था कि विस्तृत खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। तो फाइनल आंसर की में यही आंसर माना गया, विस्तृत खेती को मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ। भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षता, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। ठीक है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहता है इस बात को। अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग, जिसको कि रॉ कहते हैं, RAW रॉ। भारतीय सेना उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस कथन को कौन कहता है, मतलब कि आदर्श, किसका आदर्श वाक्य है ये वाला कि धर्मो रक्षति रक्षता, कानून तभी उसकी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है।
तो ये जो आपका जो आदर्श वाक्य ये है आपके अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग का, मतलब कि रो का है, अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग का है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया ये पूछ रहा है। बारदोली सत्याग्रह, खादी खेतिहरों के समर्थन में सत्याग्रह, कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो नेतृत्व किया गया था वो मेरे दोस्तों वो किया गया था बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह, और ये हुआ कहाँ पे था? तो ये आपका हो गया था गुजरात में। कहाँ पे हुआ था बारदोली सत्याग्रह? गुजरात में हुआ था। कहाँ पे हुआ था बारदोली सत्याग्रह? गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1928 को, 4 फरवरी 1928 को ये आंदोलन हुआ था। 4 फरवरी 1928 को बारदोली सत्याग्रह हुआ था, गुजरात में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, इतनी बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं कल अपने किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।